हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है उत्कर्ष सिविल सर्विस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं डॉक्टर अभिनव सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं उत्कर्ष परिवार की तरफ से। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज एक टॉपिक के साथ आपसे हम फिर से मिलने आए हैं। आज बेटा हम बात करने जा रहे हैं डेफिसिट और डेट की। डेफिसिट और डेट, इन दोनों के बारे में हम सुनते हैं। अभी इस पर डिबेट भी भारत में चल रही है, करंट अफेयर में बना भी हुआ है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का एक वीडियो बनाया जाए आपके लिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इस चीज़ को लेकर कि डेफिसिट और डेट दोनों में इंपॉर्टेंट क्या है और दोनों के लिए सरकार ने क्या क्या चीज़ें यहाँ पर बोली हैं। फिलहाल जो इस साल का बजट आया, इसमें हमने सुना था कि डेफिसिट जीडीपी रेशियो से सरकार अपना ऑपरेशनल टारगेट शिफ्ट करके डेट जीडीपी रेशियो पर लाने की बात कह रही है। तो डेफिसिट जीडीपी रेशियो क्या है या डेट जीडीपी रेशियो क्या है, उसको हम देखने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। राइट, तो बहुत सिंपल सी बात है। डेफिसिट और डेट हम दो बातें करते हैं। जैसे गवर्नमेंट डेफिसिट की बात कर रहे हैं, या सिंपल सी बात है बेटा, सार्वजनिक घाटा या ऋण की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। जैसे हर साल बजट में आप सुनते हैं फिस्कल डेफिसिट के बारे में। फिस्कल डेफिसिट के बारे में आप सुनते हैं, जिसको कहते हैं राजकोषीय घाटा। और ये घाटा कब होता है? जैसे अपने घर में जब हम बजट बनाते हैं तो हम अपनी इनकम के अकॉर्डिंग अपने एक्सपेंडिचर को डिसाइड करते हैं कि भाई 50,000 की अगर इनकम है तो हम कहाँ कहाँ कितना कितना खर्च करेंगे। बट अगर मैं बात करूं सरकार की, तो सरकार पहले अपने खर्चे निर्धारित करती है, किसके लिए मुझे करना काम है, और फिर देखती है वो पैसा कहाँ कहाँ से आ सकता है। और इस नाते विकासशील देशों में देखा जाता है कि सरकार अक्सर घाटे का बजट यहाँ पर बनाती है। तो यहाँ पर राजकोषीय घाटे की हम बात कर रहे हैं। अगर मैं आसान शब्दों में कहूँ तो इसमें क्या होता है, इसमें टोटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं गवर्नमेंट के, कुल व्यय, इसमें से हम माइनस कर देते हैं कुल प्राप्तियों को, टोटल रिसीट्स, कुल प्राप्तियों को आप यहां पर माइनस कर देते हैं, यानी टोटल सरकार को जितना मिल रहा है। इसमें एक कंडीशन ये है, सार्वजनिक उधारी को छोड़कर, सिंपल भाषा में लिख दें तो एक्सेप्ट गवर्नमेंट बोरोइंग्स। गवर्नमेंट बोरोइंग्स को आप यहां पर छोड़ दें तो जितनी प्राप्तियां, हम सबकी बात कर रहे हैं। यानी एक तरीके से मान लेते हैं सरकार का खर्चा जो था वो 120 रुपए का था। सरकार का जो खर्चा था वो 120 रुपए का था, ठीक है। और रिसीट्स की बात करें, अब वो सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा, तो सरकार के पास कई सारे स्रोत होते हैं। मोटे तौर पर आप देखेंगे तो एक प्राप्तियों को कहते हैं रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स में सरकार के पास पैसा कैसे आता है? टैक्स एंड नॉन टैक्स, गैर राजस्व प्राप्त, गैर कर प्राप्तियां, नॉन टैक्स। दो तरीके से गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है। दूसरा क्या है, इसमें कंक्लूजन है, रेवेन्यू रिसीट्स के साथ साथ सरकार को होती है कुछ पूंजीगत प्राप्तियां भी, जिसको कहते हैं कैपिटल रिसीट्स। और कैपिटल रिसीट्स के तौर पर गवर्नमेंट के पास पैसा कैसे आ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि गवर्नमेंट जो विनिवेश कर रही है, डिसइन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट जो अपने पुराने कर्ज को वापस ले रही है, ठीक है, रिकवरी ऑफ लोन्स, पुराने ऋणों की प्राप्ति। और गवर्नमेंट इसमें से जो बोरोइंग्स कर रही है, एंड अब कहीं से पैसा नहीं मिलेगा तो सरकार यहां पर बोरोइंग्स करती है। तो पॉइंट ये बेटा, हम इन बोरोइंग्स को यहां पर इंक्लूड ही नहीं कर रहे हैं अगर हम कुल प्राप्तियों की बात कर रहे हैं। बाकी सबको हम इंक्लूड कर रहे हैं, बाकी बेटा हम सबको इंक्लूड कर रहे हैं। राजस्व प्राप्तियों, पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत हम सबको इंक्लूड कर रहे हैं। टैक्स, नॉन टैक्स, विनिवेश, पुराने ऋणों की वापसी, सबको कर रहे हैं। केवल एक को छोड़ दे रहे हैं, वो क्या है आपका? बोरोइंग्स। तो एक तरीके से जो फिस्कल डेफिसिट देश का दिखता है, ये दिखाता है, ठीक है, आने वाले वर्ष के लिए, ठीक है, ऋण की आवश्यकता।
यानी अपने खर्चों को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट को कितना लोन लेना पड़ेगा आने वाले साल में, ये बताने की हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, डेफिसिट की बात करें तो सिंपल सा बात है बेटा, एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा है किससे, रिसीट से, तभी डेफिसिट, तभी घाटा हो रहा है। दूसरा पॉइंट क्या निकल के आता है कि इसको दिखाया जाता है या तो एब्सोल्यूट फिगर में, एब्सोल्यूट फिगर में आप देखते हो, या फिर जीडीपी के अनुपात में, जीडीपी के अनुपात में। और टोटल जितना देश में ऋण है, टोटल जितना देश में ऋण है, चाहे वो केंद्र का हो या फिर राज्य का हो, उसकी अगर बात करें तो फिर होती है गवर्नमेंट के डेट या सार्वजनिक ऋण की बात। ठीक है, और हर साल प्रत्येक वर्ष जो कमी पड़ जाती है उसको कहते हैं घाटा। मोटे तौर पर अगर देखा जाए, कॉन्सेप्चुअली अगर मैं देखूं इसको, तो आपको मैं समझाना चाहूंगा थोड़ा सा एक डायग्राम के माध्यम से। बेटा जैसे ये टैंक मान लेते हैं, ये एक टैंक है आपका, इसको एक टैंक मान लीजिए पानी का। इसमें पानी आ रहा है और यहां से पानी निकल रहा है, निकासी हो रही है, यहां से पानी की निकासी हो रही है। तो भारत सरकार का जो कंसर्न था उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। मान लेते बेटा इसमें पानी ये भरा हुआ है, और यहां से पानी की निकासी हो रही है, पानी यहां पर निकल रहा है, और यहां पर पानी इनलेट है, तो पानी यहां पर आ रहा है अंदर की तरफ। ठीक है, तो जो ये प्रवाह है पानी का जो अंदर की तरफ आ रहा है, इसको समझ लेते हैं हर साल सरकार को बजट में होने वाला डेफिसिट, घाटा। ठीक है, घाटे की प्रवृत्ति क्या है बेटा, ये आपको वार्षिक रूप से दिखता है, एनुअली, ये आपको वार्षिक रूप से यहां पर दिख रहा है डेफिसिट, यानी हर साल जो इसमें आ रहा है पानी वो है एक तरीके से घाटा। एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, रिसीट्स कम है, लेकिन टोटल जितना देश पर कर्ज है, चाहे वो केंद्र का हो या राज्य का हो, जब उसकी बात हम कर रहे हैं तो एक तरीके से क्या है बेटा, यहां पर उसको कहते हैं डेट, ऋण, यहां पर उसको कहते हैं ऋण, यानी स्टॉक की बात होती है, कितना है, कितना इसमें अवेलेबल है। अब जो ये पानी निकल रहा है इसको कहते हैं पुराने ऋणों का या रीपेमेंट ऑफ ओल्डर लोन्स, पुराने ऋणों का पुनर्भुगतान। अब आप एक छोटा सा लॉजिक सोचो, इसको हम कम कर देते हैं, इसके फ्लो को कम कर दें, इसके फ्लो को बढ़ा दें, तो ये जो आधा टैंक भरा हुआ है ये पूरा भरेगा और पूरा भर के फटने की नौबत आ जाएगी, क्योंकि वापसी करने की दर तो बहुत कम है, लेकिन जो हर साल ऐड हो रहा है और ऋण ऐड होते जा रहे हैं यहाँ पर। तो इससे क्या होगा बेटा, इससे आपके देश में फैलेगी एक चीज जिसको आप कहते हैं बैड फिस्कल हेल्थ, खराब राजकोषीय स्वास्थ्य, और ये आपके देश को दिवालिया कर सकता है, आपके देश में चरम महंगाई को बढ़ा सकता है, आपके देश में अर्थव्यवस्था को पूरा डिस्टर्ब कर सकता है। इस वजह से इस पर कंट्रोल रखना पड़ता है। कंट्रोल रखने की अगर मैं बात कहूं तो कंट्रोल का मतलब क्या है कि हमारा जो टारगेट होता है वो तो होता है कि भाई डेफिसिट को कम करने का, जिसको कहते हैं फिस्कल कंसोलिडेशन, राजकोषीय समेकन, जिसमें सरकार ऐसी नीतियां अपनाती है जिससे वो अपने डेफिसिट्स को यहां पर कम कर सके, ताकि हम ओवरऑल बर्डन को भी कम कर सके। भाई इसके फ्लो को अगर कम करेंगे और इसके फ्लो को अगर कम कर दिया और ये फ्लो अगर अपने हिसाब से चल रहा है, ठीक है, मतलब जितना इसका फ्लो है इसका फ्लो इससे कम कर देंगे तो धीरे धीरे टैंक खाली हो जाएगा या टैंक में संतुलन बना रहेगा। जैसे अगर मैं बात करूं स्वीडन की, डेनमार्क की, नॉर्वे की और देशों की, जर्मनी की, उनकी रेटिंग्स बहुत अच्छी हैं। रेटिंग की बात करते हैं तो भाई रेटिंग एजेंसीज की बात होती है, AAA रेटिंग,
टाइप की स्ट्रांग इकोनॉमी दिखाता है, उनकी स्ट्रांग फिस्कल हेल्थ को दिखाता है। कोई भी देश उनको लोन देने से पहले दोबारा नहीं सोचेगा कि आपको लोन देना चाहिए कि नहीं, तुरंत दे देगा, कम इंटरेस्ट पे मिल जाएगा। और उनके देश की साख बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उनका डेट जीडीपी रेशियो कम है, 35%। लेकिन भारत की बात करें, भारत में क्या है कि हाँ, मध्यम तरीके से, जैसे मध्यावधि की बात करें, मिड टर्म की बात करें, तो मिड टर्म में भारत की इकोनॉमी स्ट्रांग दिखाता तो है, लेकिन भारत की रेटिंग कितनी है? ट्रिपल बी, थोड़ा सा खराब ही है। ट्रिपल ए से थोड़ा सा खराब है। ये रेटिंग्स किसके ऊपर होती हैं? आपके डेट जीडीपी रेशियो के आधार पर। डेट जीडीपी रेशियो दिखाता है कि केंद्र व राज्य सरकार दोनों का कितना कर्ज है देश में, उसकी बात हम कर रहे हैं जीडीपी के अनुपात में। एफआरबीएम अधिनियम 2003 की रिव्यू कमेटी एनके सिंह की अध्यक्षता में जो बनाई गई थी, उसने कहा था भारत में डेट जीडीपी रेशियो को घटाकर 70 से जो है 60% तक लाना चाहिए, जिसमें केंद्र सरकार का जो है वो 40% हो सकता है, राज्य सरकार का 20% हो सकता है। ये कहा था एफआरबीएम रिव्यू कमेटी एनके सिंह की जो बनी थी, 2017 में रिकमेंडेशंस आई। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में क्या है कि 56.1% का टारगेट, मतलब अपने टारगेट से हम थोड़ा सा और भी कटौती करने की कोशिश कर रहे हैं। 56.1% का टारगेट इस साल का रखा गया है कि अपने कर्ज को देश में घटाएंगे, जिसमें राज्यों का भी सहयोग वांछनीय होगा जीडीपी के अनुपात में। लास्ट ईयर ये था 57.1%, और 2031 तक का जो लक्ष्य है, इसको 50% तक लाने की हम कोशिश यहां पर कर रहे हैं, ताकि देश की साख और मजबूत हो सके। और ऐसे में अगर अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है तो भाई लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी आपको, लंबे समय की नीति। और लंबे समय की नीतियों में क्या होता है कि अब हम जो देखना चाहते हैं वो देखना चाहते हैं डेट जीडीपी रेशियो, अपने फोकस में रखना चाहते हैं डेट जीडीपी रेशियो। इसको क्यों नहीं चाहते? ठीक है, जैसे डेफिसिट जीडीपी रेशियो, क्योंकि बेटा देखो, पहली चीज की ये हर साल होता है, और इसको अगर देखा जाए तो डेफिसिट जीडीपी रेशियो कहता है कि आपका जो फिस्कल डेफिसिट है, यानी राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा वो मैक्सिमम 3% हो सकता है जीडीपी का। 3% हो सकता है आपकी जीडीपी का। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि ये टारगेट को अचीव करने में हर साल हमें टारगेट फिक्स करते हैं। जैसे पिछले साल का था 4.8%, इस साल का 4.4% है, इसके पहले साल का था 5.7% था, 5.7% आई थिंक। ठीक है, एक बार इसको आप चेक भी कर लेंगे, 4.8, 4.4 इस तरीके से हम देख रहे हैं। हम टारगेट फिक्स करके क्या करते हैं कि अपने खर्चों में कटौती की हम बात करें, खर्चे कम करेंगे, प्राप्तियों को बढ़ाएंगे, ताकि हम डेफिसिट अपना कम कर सकें, गैप अपना कम कर सकें। अब इस गैप को कम करने में क्या होता है कि जनता का नुकसान होता है, देश की अर्थव्यवस्था का नुकसान होता है, क्योंकि सरकार टैक्स वगैरह बढ़ाएगी तो उपभोग, निवेश सब कम होगा। प्लस क्या है, सरकार अपने खर्चों को कम करेगी तो एक तो जन कल्याण पे फर्क आएगा, दूसरा क्या है कि ज़्यादातर जो इसका नुकसान झेलता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर झेलता है। यानी देश में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे निवेश करे सरकार और चीज़ों पर निवेश करो, देश की उत्पादकता बढ़ती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ती हैं, बाकी सारी चीज़ें अच्छे से होती हैं। और क्योंकि टारगेट से सरकार के हाथ बच से जाते हैं, जो हर साल उस टारगेट फिक्स करती है, तो सरकार खर्च नहीं कर पाती। अच्छा, सरकार ये डेफिसिट घटाने की बात क्यों सोच रही है? क्योंकि वो चाहती है कि ओवरऑल डेट जो है वो कम हो जाए। भाई अगर हम पानी के फ्लो को कम करेंगे, धीरे धीरे टैंक का जो लेवल है वो नीचे जाएगा ना, क्योंकि ये भी तो वापस कर रहे हैं हम हर साल। पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये है कि जब हमें इसको ही देखना है तो इसको देखकर अपने हाथ क्यों बांधने। अगर हम सेफ कंडीशन में हैं, भाई 60% एनके सिंह कमेटी का कहना था, अभी हम 56.1% का टारगेट रखा है, यानी हम सेफ कंडीशन में जब खेल रहे हैं तो हमें और भी ज़्यादा देश में निवेश करना चाहिए, जैसे देश की उत्पादकता बढ़ जाए। सड़कें बनाना, डैम्स बनाना, एयरपोर्ट, पोर्ट्स, ये सब बनाने पर हमें ध्यान देना चाहिए। स्कूल को बनाना, हॉस्पिटल्स बनाना, सामाजिक क्षेत्र में करना, रिसर्च पर खर्च करना, हमें अपने खर्चों को बढ़ाना चाहिए ताकि देश का प्रोडक्शन, गुड्स एंड सर्विस वगैरह, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वगैरह देश में बढ़ सके। इस नाते सरकार ने कहा कि लंबे समय की नीतियों के अंतर्गत मद्देनजर हम अब डेट जीडीपी रेशियो पर फोकस करेंगे, ना कि डेफिसिट जीडीपी रेशियो पर, जो कि हमारे हाथ को यहाँ पर बांधती है। खैर,
ये छोटी सी जानकारी देनी थी ताकि आप जो न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स वगैरह जो चल रहे हैं उसको आप समझ सको, पढ़ सको, क्योंकि न्यूज़पेपर में जो चीज़ें चलती हैं वो आपको तभी समझ में आएंगी जब आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी। बाकी बेटा अगर कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछ लेंगे आप। खैर, आपके लिए गुड न्यूज़ है, आप सभी को उत्कर्ष परिवार की तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पर होली हंगामा ऑफर की हम बात करें तो सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको मिल रहा है 90% तक का डिस्काउंट उत्कर्ष की तरफ से, जिसमें 100% का आपको कैशबैक, अप टू 100% का कैशबैक यहाँ पर दिया जा रहा है। 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट हमारे अपने वर्तमान के पेड बच्चों के लिए है जिन्होंने पेड कोर्सेज में एडमिशन लिया हुआ है, प्लस अगर वो एक्सटेंशन करते हैं, ठीक है, मतलब पहले से आप स्टूडेंट हैं, 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आप यहाँ पे अवेल कर सकते हैं। प्लस क्या है कि अगर आप अपने एक्सटेंशन भी करते हैं लिमिट को तो भी आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। कूपन कोड है हमारा होली। रेस्ट अगर बात करें तो 9 से 22 मार्च तक यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025 टेस्ट सीरीज की अगर मैं बात करूं तो इसकी स्टार्टिंग डेट है 9 मार्च 2025। टोटल 40 टेस्ट आपको मिल रहे केवल 750 रुपये में, जिसका दाम था ओरिजिनल 2500 रुपये। ये पूरे के पूरे 750 टेस्ट ऑफर्ड प्राइस के तौर पर आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं। इसके फीचर्स हैं, 40 टोटल टेस्ट आपको मिलेंगे, 8 फुल लेंथ टेस्ट आपको मिलेंगे, 4 जीएस के और 4 सीसैट के, सेक्शनल एंड मंथली करंट अफेयर्स आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं। टेस्ट इसमें इंक्लूड होगा। कंप्लीट सिलेबस ऑफ प्रीलिम्स पूरा कवर करने की कोशिश होगी। टेस्ट रैंकिंग एंड एनालिसिस, टेस्ट के साथ आपकी रैंकिंग भी होगी और एनालिसिस भी होगी और इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलेगा, जो कि आपकी तैयारी में काफ़ी एक महत्वपूर्ण घटक होता है क्योंकि आपका सहयोग करेगा। ठीक है, दूसरा क्या, यूपीपीसीएस मेंस 2024 की हम बात करें टेस्ट सीरीज की तो स्टार्ट डेट इसकी 23 मार्च 2025। टोटल 16 टेस्ट इसमें आपको मिल रहे हैं। इसमें भी आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिल रहा है। ऑल यूपी टेस्ट रैंकिंग आपको मिलेगी बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर पैटर्न्स को हम ध्यान में रखते हुए ये बना रहे हैं। मेंस की बात करें बेटा, मेंस एक इंपॉर्टेंट एक एरिया है, बिना मेंस के क्वालिफिकेशन के आपका एग्जाम नहीं क्वालिफाई होगा और उसमें काफ़ी सारी आपको कन्फ्यूजन वगैरह होती हैं। ठीक है, तो मेंटरशिप की और गाइडेंस की जरूरत भी पड़ती है, जिसके लिए उत्कर्ष पे काफ़ी सारे प्रोग्राम्स यहाँ पर लाए जा रहे हैं। ऑफर्ड प्राइसेस का 2000 रुपये 9 से 22 मार्च में अगर आप इनरोल करते हैं तो। और यूपीपीसीएस मेंस स्पेशल बैच की बात करें तो लाइव फ्रॉम स्टूडियो ये चलने वाली है। स्टैंडर्ड फी है इसकी 3500 रुपये, प्राइम फी इसकी 6500 रुपये। 9 से 22 मार्च इसकी भी डेट है। इसके फीचर्स की अगर बात करें, स्टैंडर्ड में क्या है कि लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, स्मार्ट ई नोट्स आपको मिलते हैं, मंथली करंट अफेयर्स हिंदी इससे इंक्लूडेड है आपका। ठीक है, हिंदी और एस्से दोनों इंक्लूडेड है। वीकली मंथली टेस्ट है, स्पेशल डाउट सेशन है आज और उसमें टेस्ट वगैरह भी आपको मिलते हैं। प्लस इसके साथ प्राइम में क्या है, अनलिमिटेड हो जाती है चीज़ें। मेंस टेस्ट सीरीज है, मेंस आंसर राइटिंग बैच है, स्पेशल गाइडेंस बाय इमरान सर है, मेंटरिंग 2 टाइम्स इन अ मंथ, एक महीने में 2 बार आपकी मेंटरशिप भी हम यहाँ पर चला रहे हैं। थैंक यू एंड मेरी तरफ से आप सभी को फिर से बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं। मन से खेलें, भर के खेलें और सेफ खेलें। राइट, फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।